अच्छा जी, आज के लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली 3 टॉपिक हैं जिन्हें डिस्कस करेंगे। पहले हम ना एक एवोल्यूशन मैट्रिक की बात कर लेते हैं। जिसके अंदर बेसिकली किसी भी एल्गोरिथम को हमने एवेल्यूएट करना है तो उसके लिए कौन कौन सी मैट्रिक्स हो। जैसे एक्यूरेसी के बारे में आपने पहले देखा होगा, ठीक है। इसी तरह से और भी मैट्रिक हैं जिनको किसी भी एल्गोरिथम की एवेल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एज डिटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमने सोबल जो एज डिटेक्टर है उसकी बात की है, हमने पिवट एज डिटेक्टर की बात की है। हम ये चाहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस को हम एवेल्यूएट करें अदर देन एक्यूरेसी। तो वो मैट्रिक्स कौन कौन सी हैं उसका जिक्र हम करेंगे। जैसे मैं बात करूँगा इंशाल्लाह प्रिसीजन क्या है, इसी तरह से रिकॉल की बात करेंगे, रिकॉल क्या है। इसी तरह से इन दोनों मैट्रिक को यूज़ कर रहे हैं, प्रिसीजन और रिकॉल को। हम एक और तीसरी मैट्रिक का बात करेंगे जिसका नाम है F1 स्कोर, ठीक है। अच्छा, ये क्या है मैं इंशाल्लाह बताता हूँ थोड़ी देर तक। अच्छा, इसी तरह से फिर ना क्योंकि हमने काफ़ी लेक्चर से हम डिफरेंट एज डिटेक्टर की बात कर रहे हैं, आज 2 एज डिटेक्टर की और बात करेंगे, ठीक है। एक का नाम है लप्लासियन एज डिटेक्टर, और लास्टली हम बात करेंगे कैन मोर एडवांस और सोफिस्टिकेटेड एज डिटेक्टर जिसका नाम है कैनी एज डिटेक्टर, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा मैं ना कुछ रिसोर्सेज की बात करूं। आज मैं एक नए रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। आज हम जो मैं डिस्कशन करूंगा लप्लासियन एज डिटेक्टर की और कैनी एज डिटेक्टर की। इसमें काफ़ी सारी मैंने स्लाइड्स ना एक रिसर्चर है, उनका नाम है हुसैन ओज़दीमर, ठीक है। ये मेरा हाथ टर्किश है, तो इनकी कुछ स्लाइड्स हैं, उनसे मैंने चीज़ें ली हैं। एट द सेम टाइम आज के लेक्चर के अंदर डॉक्टर रवाद की कुछ स्लाइड्स का में से कंटेंट्स लिए और मैंने मिस सदीदा जो है उनकी जो स्लाइड्स हैं उनमें से कंटेंट्स लिए। तो ये आज के लेक्चर के कंटेंट्स और रिसोर्सेज हैं। अब मैं चाहूँगा मैं आपको थोड़ा सा सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि आइडिया ऑफ जस्ट अ मिनट, सॉरी, एवोल्यूशन मैट्रिक की हम थोड़ी सी बात पहले कर लें। देखिए, मैंने 2 टर्म का जिक्र यहाँ पे किया है ना। हम एल्गोरिथम को एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि एल्गोरिथम जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है। अच्छा, यहाँ पे आपको इस सर्कल के अंदर, यहाँ पे इस तस्वीर के अंदर बेसिकली आपको 2 सर्कल नज़र आ रहे हैं। इस डायग्राम को ना जो बेसिकली हर उस वैल्यू को शो कर रहा है जहाँ पे हमारे ट्रू एजेस हैं। मतलब इस एरिया, इस रीजन के अंदर सारे वो एजेस की इंफॉर्मेशन है जो ट्रू एजेस हैं, ठीक है, या जिन्हें हम ग्राउंड ट्रूथ कहते हैं। और इस रीजन के अंदर सारे वो एजेस हैं जो हमारा कोई भी मेथड है, वो चाहे हमारा प्रिवेट एज डिटेक्टर है, मतलब इसमें कोई भी एज डिटेक्टर जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, जैसे प्रिवेट की बात की है हमने, ठीक है, या सोबल की बात की है, वो कोई भी मेथड, ठीक है। यानी कि रिंग सर्कल के अंदर वो सारी प्रेडिक्शन आएंगी जो ये बताएंगी कि एजेस हैं, ठीक है। इस सर्कल के अंदर सारी वो प्रेडिक्शन आएंगी जो ग्राउंड ट्रूथ है हमारी। अच्छा, इस सर्कल के बाहर, मतलब ये जो रेड सर्कल है, इस सर्कल के बाहर सारी वो प्रेडिक्शन है जो ये बताएंगी ये एज नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से इस सर्कल के अंदर सारी वो प्रेडिक्शन जो हमारा मेथड बताएगा कि दीज आर एजेस, और इस सर्कल के अलावा बाहर जो भी हैं वो है नॉट एजेस, जो ये हमारा मेथड ये कहता है। अच्छा, अब ज़रा बड़ी ही तवज्जो फरमानी है आपने। इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रा देखिएगा, 4 एक टर्मिनोलॉजी का जिक्र हमेशा आप देखेंगे। पहले मैं इस तस्वीर के मुताबिक दिखाता हूँ, फिर इस तस्वीर को मैं एक और इसकी रिफाइन फॉर्म के अंदर दिखाऊंगा।
देखिए आपको सबसे पहली टर्म नजर आ रही है ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव से मुराद क्या, यानी कि जो आपको एरो इन दोनों सर्कल के दरमियान नजर आ रहा है, यानी कि ये इंटरसेक्ट जो है इन दोनों का, ट्रू और हमारे एजेस का और हमारा जो मेथड है, हमारा जो मॉडल है, हमारा जो एल्गोरिथम है, ये जो इंटरसेक्शन है ना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ ट्रू पॉजिटिव। यानी क्या मतलब, हमारा एल्गोरिथम भी इस पिक्सल पे पड़ी हुई वैल्यू को एज कह रहा है, और यानी कि दो चेहरा से ग्राउंड ट्रूथ भी हमें यही बता रहा है, लेबल भी हमें यही बता रहा है कि ये एजिस हैं, यानी इस पिक्सल पे एजिस ही हैं, और हमारा एल्गोरिथम भी ये बता रहा है कि इस पिक्सल पे एजिस पड़े। ठीक है, इस वजह से इसे इंटरसेक्ट करके दिखाया। तो दिस टर्म इज कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव। अच्छा जी, और डिवाइडेड बाय, देखिए जरा बड़ी तवज्जो से देखिएगा, और अगर ये वाली बात ट्रू पॉजिटिव की समझ आ गई ना, ट्रू पॉजिटिव ये वाली बात थी। अच्छा जी, अब जरा मैं जस्ट पहले टर्म की बात करूं फिर डेफिनेशन पे आता हूं। ये है ट्रू पॉजिटिव। अब जरा देखें, अब वो सारी चीजें, मतलब देखें जरा इस रेड सर्कल के अंदर, तो ये वाली जो पिक्सल की वैल्यूज हैं ये भी एजिस की बात करेंगे, लेबल्स हैं बेसिकली, ये ग्राउंड ट्रूथ है। लेकिन हमारा जो मॉडल है इन एजिस पे ये जो वैल्यूज पड़ी हैं यहाँ पे, इनको प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। ठीक है, इस रीजन पे पड़ी वैल्यू को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। ठीक है, तो जिन पिक्सल की वैल्यू को वो एज नहीं कह रहा, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अब जरा देखिएगा, अब वो सारी पिक्सल जिनको, अब जरा देखें, एक तीसरा रीजन कौन सा है, तीसरा रीजन ये वाला है, ये वाला रीजन जो हमारा मॉडल तो कह रहा है ये एजेस हैं, लेकिन ग्राउंड ट्रूथ हमें बताता है ये एज नहीं। तो ऐसे रीजन को क्या कहते हैं, ऐसे रीजन को कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। यानी कि एज नहीं थे, लेकिन आपका एल्गोरिथम बता रहा है ये एजेस है। ठीक है, अच्छा अब ये कितनी टर्म का जिक्र कर लिया हमने, 3 टर्म का। ठीक है, हाँ जी, ये बात समझ आ गई, ये ट्रू पॉजिटिव की, फॉल्स पॉजिटिव की समझ आ गई, ये ट्रू पॉजिटिव की समझ नहीं आ गई आपको। और देखें जरा, ये ट्रू नेगेटिव है। ट्रू नेगेटिव क्या, जिसे हमारा एल्गोरिथम भी कह रहा है, हमारा एल्गोरिथम ग्राउंड ट्रूथ हमारा ये कह रहा है, लेबल्स हमें बता रहे हैं कि ये वाले जो रीजन के अंदर पड़ी पिक्सल्स हैं ना, वो एजेस नहीं है, इट्स फाइन, दैट इज। और हमारा मॉडल भी यही कह रहा है, हमारा मॉडल तो इस रीजन के अंदर सारी जो पिक्सल्स हैं ना, उन पे पड़ी वैल्यूज को एजेस कह रहा है। तो हमारा मॉडल भी और एल्गोरिथम भी, हमारा मॉडल भी और ग्राउंड ट्रूथ दोनों ही इस वाले रीजन पे पड़ी हुई जो पिक्सल्स हैं उनकी इंटेंसिटी को एजेस नहीं कह रहा। तो इनको क्या कहेंगे हम, फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, ये बात समझ आई। अच्छा अब जरा देखिएगा, अब मैं इन सारी टर्म को तो इंट्रोड्यूस करवा दिया, अब जरा हम इससे डेफिनेशन निकालते हैं किसकी, प्रेसिजन। प्रेसिजन का क्या मतलब है, प्रेसिजन को अगर मैं ना सादा लफ्ज़ों के अंदर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि whether your predicted values, whether your predictions are true, are correct or not। ठीक है, सादा लफ्जों में कि आपने जो भी प्रेडिक्शन की है, जितने भी आपने एजेस प्रेडिक्ट कर दिए हैं, ये जो आपने जितने भी एजेस प्रेडिक्ट कर दिए हैं, ठीक है, आपने जितने भी एजेस प्रेडिक्ट किए हैं, उनमें से कितने % जो है ना वो ट्रू एजेस हैं, दिस इज कॉल्ड अ प्रेसिजन। अच्छा इसी तरह से रिकॉल क्या है, ठीक है जी, रिकॉल whether you predict
all edges or not, whether you predict all edges, ये सवाल है बेसिकली, जिसका जवाब आपको रिकॉल दे। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिएगा, अब मैंने इस एक बिल्कुल बेसिक लेवल की डेफिनेशन या बड़ी एब्स्ट्रैक्ट लेवल की डेफिनेशन बताई है, अब जरा हम इसे ना कंक्रीट करते हैं। ठीक है, अब देखें पर्सियन क्या थी। पर्सियन इज अ इंटरसेक्शन, ये वाली चीज, ये जो इंटरसेक्ट रीजन है जिसे हमने क्या कह दिया था, दिस इज नहीं, दिस इंटरसेक्ट रीजन, इसको क्या कह दिया था, यानी ग्राउंड ट्रूथ और आपका जो रिजल्ट्स ऑफ मेथड है, मेथड कोई भी हो, प्रिवर्ट, सोबल, कोई भी है, उसके जो प्रेडिक्शंस हैं, इनका ये जो इंटरसेक्शन है, इसे क्या नाम दे दिया हमने, देखिए जी, इसको क्या नाम दिया था, ट्रू पॉजिटिव, यानी इंटरसेक्ट क्या, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय आपके मेथड ने जितने भी प्रेडिक्ट की, उसने तो ये रीजन तो प्रेडिक्ट किया जिस तो ट्रू पॉजिटिव है, एट द सेम टाइम ये वाले रीजन के अंदर पड़ी वैल्यू को भी प्रेडिक्ट किया। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड, दैट बिलोंग टू फॉल्स पॉजिटिव। क्या मतलब, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय योर मेथड प्रेडिक्ट, इसको मैं ये भी कह सकता हूं, जरा देखिएगा, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, मैं इसको भी दोबारा से भी बताता हूँ, एक और डायग्राम बना के भी दिखाता हूँ, ये बात समझ आ रही है कि नहीं। यानी कि जो मेथड ने किया, मेथड ने क्या किया, मेथड ने सही वाले एजेस भी प्रेडिक्ट किए और फॉल्स भी प्रेडिक्ट किए, उन्हें भी एज कहा, यानी कि ये एजेस की बात हो रही है जो उसने, यानी कि ये पॉजिटिव जिन एग्जाम्पल को कह रहा है कि ये हाँ एजेस हैं, जिन्हें वो एजेस कह रहे हैं, यानी कि जितने एजेस उसने प्रेडिक्ट किए हैं उनमें से कितने सही हैं, सही इंटरसेक्ट रीजन के अंदर आ जाएंगे और गलत जो है वो इस वाले रीजन के अंदर आ जाएंगे। और अगर ये रेशियो नंबर एक बड़ा आता है, ठीक है, अगर इक्वल टू 1 आता है, तो देन इसका क्या मतलब है, प्रेसिजन इज वेरी हाई। ठीक है, अच्छा इसी तरह से आप जरा देखिएगा दूसरा रीजन, इसे अभी मैं एग्जांपल भी देता हूं इसमें। देखिए फर्ज किया, मैं कहता हूं टोटल जो है ना एजेस वो हैं 1000, टोटल हमारे एजेस जो वो क्या है, कितने हैं, 1000, और जो हमारा मेथड है ना, हमारा जो एल्गोरिथम है, हमारा एल्गोरिथम जो प्रिडिक्ट करता है ना, ठीक है, हमारा जो मेथड है वो प्रिडिक्ट करता कितने करता है, वो 10 करता है। ठीक है, और मैं कहता हूं वो 10 के 10 ही ठीक है, यानी कि इस रीजन के अंदर टोटल उसने प्रेडिक्ट की है 10, वो 10 के 10 ही इस रीजन के अंदर आते हैं। क्या मतलब, 10 के 10 ही ट्रू पॉजिटिव हैं और फॉल्स पॉजिटिव 0 हैं, तो इस केस के अंदर प्रेसिजन क्या हो जाएगी जी, शाबाश, प्रेसिजन क्या हो गई, हाँ जी, ट्रू पॉजिटिव 10 है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय, हाँ जी, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव 0, ये क्या आ गया 1। इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं 100% के अंदर करूं तो इसका क्या मतलब है, 100% एक्यूरेसी आ गई, 100% प्रेसिजन आ गई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं इसको आप रिकॉल के साथ देखने का बड़ी देखें, चलें इस बात को दोबारा से देखते हैं रिकॉल के साथ भी, आप जरा पहले इसकी डेफिनेशन देखें। रिकॉल का क्या मतलब है, रिकॉल का मतलब ये है कि वेदर आपने जितने भी, आपने सारे जो हैं सारे के सारे प्रेडिक्ट किए हैं कि नहीं, ठीक है, तो वो कहां से हमें मिलेगी बात, यानी कि मेरी ट्रू प्रेडिक्शन तो ये आएगी ना, ये जो मैंने प्रेडिक्शन ये तो आई गई, ठीक है, प्लस इसका मतलब है इसके अंदर क्या आना है कि ये जो प्रेडिक्शन आपने की है ट्रू पॉजिटिव की है, डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल ग्राउंड ट्रूथ है। क्या मतलब, ट्रू पॉजिटिव ही और प्लस इस रीजन के अंदर जो हमारे इस रीजन के अंदर जो हमारे जो पिक्सेल्स हैं, जो एजेस हैं बेसिकली, वो भी आएंगे इसके अंदर, मतलब ऐसे एजेस जो हमारे एल्गोरिथम ने प्रेडिक्ट ही नहीं की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन में क्या बनी, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस, हाँ जी, प्लस फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अच्छा अब जरा देखिएगा, मैं कहता हूं, अच्छा इसको हमने ग्राउंड ट्रूथ कह दिया, टोटल ग्राउंड ट्रूथ इमेज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये कितने हैं, हमारे 1000 हैं।
ठीक है। ग्राउंड टोटल कितने हैं 1000 और प्रिडिक्ट कितने किए आपने 10, तो ये क्या बन गया, हाँ जी ये फॉर्मुलेशन क्या बन गई जी 10 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि क्या मतलब 10 आपने प्रिडिक्ट किए ट्रू और ट्रू पॉजिटिव कितने हैं 10, यानी कि इसको मैं ग्राउंड कुछ भी लिख सकता हूँ ना, ऐसे दोनों को मिलाऊं तो ग्राउंड होता है 10 प्लस इसका मतलब ये बाकी कितने होंगे 990, तो आंसर क्या आया जी 10 डिवाइडेड बाय 1000 या 1/10 जी 0. तो ये आंसर क्या आ गया 0. इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर लूँ 100 के साथ, सही है 1%, या 100%, यानी रिकॉल मेरी कितनी आ गई 1%, विच इज़ वेरी बैड। ठीक है, ये बात समझ। तो हमें आइडियल सिचुएशन क्या है, हमें प्रिसीजन भी बड़ी करनी है और रिकॉल भी बड़ी करेंगे। यानी क्या मतलब प्रिसीजन रिकॉल कब बड़ी होगी, जब ये ग्राउंड ट्रूथ और हमारा जो प्रेडिक्शन सर्कल है दोनों ही अलाइंड हो जाए, सही है। तो अगेन ये आइडियल सिचुएशन है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा। अच्छा, ये मैंने आपको दो मैट्रिक का जिक्र किया, यहाँ पे दो मैट्रिक का जिक्र किया, एक हमारी है रिकॉल और दूसरी क्या है परसीव। एक प्रोग्रामर के लिए या एक रिसर्चर के लिए, एक मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए बहुत आसानी हो जाती है जब उसे मल्टीपल मैट्रिक को ना देखना पड़े। वुड बी नाइस कि हम इन दो मैट्रिक्स को, हमारी जो प्रिसीजन और रिकॉल है, इसे हम एक मैट्रिक के साथ, एक मैट्रिक के साथ रिप्रेजेंट कर सकें, यानी सिंगल नंबर के साथ रिप्रेजेंट कर। तो सवाल यह है क्या ऐसा कर सकते हैं, उसका जवाब है हाँ जी कर सकते हैं, बाय यूज अनदर मैट्रिक दैट नेम इज फन स्कोर। ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली ये है कि जी आपने आर प्रिसीजन और रिकॉल को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें इनके मीन के साथ, विच इज़ जस्ट लाइक हार्मोनिक मीन की तरह की चीज़ है, p प्लस आर डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू, देखें ज़रा, विच इज़ इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूँ 2pr डिवाइडेड बाय r प्लस p प्लस r। यानी कि प्रिसीजन और रिकॉल आप ज़रूर फाइंड कर लें। उसके बाद डिसीजन मेकिंग के लिए ना, आपने किसी तरह की डिसीजन मेकिंग करनी है कि एल्गोरिथम सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप इस एक नंबर के साथ कर सकते हैं। अब क्या इसके अंदर दोनों चीज़ें ही आ जाएंगी, जैसे मैं भी देखें, जो दो वैल्यू आपने फाइंड की है इस फार्मूले के अंदर, अगर आप रखें ना तरह, इस फार्मूले के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय रिकॉल, हमारी प्रिसीजन की वैल्यू क्या आ रही थी 1, ठीक है, परसेंटेज मैं निकाल देता हूँ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0.01 डिवाइडेड बाय, हाँ जी 1 प्लस 0.01, ठीक है। तो ये नंबर क्या बना, ठीक है, बता सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है। तो ये एक नंबर बनेगा जो आपको बताएगा बेसिकली कि आपका एल्गोरिथम, यानी कि ये नंबर अगर बड़ा होगा तो यकीनन जो ये शो करेगा आपका एल्गोरिथम बेहतर परफॉर्म कर रहा है। सॉरी 0.01 विच इज़ वेरी स्मॉल नंबर, इसका मतलब है एल्गोरिथम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा जी, ये दो मैट्रिक की मैंने यहाँ पे बात कर ली है। अब ज़रा हम मैं अब आपको जस्ट ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि हम अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ग्राफिकली जस्ट देखिए जी, यहाँ इस डायग्राम के अंदर ना मैंने आपको क्राइटेरिया दिखाया है, डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर एज डिटेक्शन। गुड एज डिटेक्शन क्या होता है कि फाइंड ऑल रियल एजेस, इग्नोर नॉइस और अदर आर्टिफैक्ट्स। अच्छा एज डिटेक्टर कौन सा होगा, जो सारे रियल एज डिटेक्ट करेगा और इग्नोर करेगा नॉइस को या किसी तरह का भी कोई आर्टिफैक्ट्स है आपके इमेज के अंदर। एक बात तो ये हो गई। फिर एक अच्छे एज डिटेक्टर के अंदर ये भी खूबी होनी चाहिए कि वो गुड लोकलाइजेशन
उसके अंदर हो। गुड लोकलाइजेशन से क्या मुराद है, नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल शो की है। एज क्लोज एज पॉसिबल टू ट्रू एजेस, मतलब आपने जितनी प्रेडिक्शन करनी है वो लोकलाइज हों, जितनी ग्राउंड ट्रूथ एज है आपका उसी तरह का हो, करीब हो। अभी मैं आपको इसको जैसे एग्जांपल, अभी मैं इसको और हाईलाइट भी करता हूँ। अगली बात क्या है, 1 पॉइंट ओनली फॉर ईच ट्रू एज पॉइंट, ठीक है। यानी कि हमने कोशिश करनी है ऐसा एज हो जो एक पिक्सल से बना, मतलब एक उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा ना हो। मतलब ट्रू एज के बारे में कहते हैं, जैसे अभी मैं इंशाल्लाह हम एक एल्गोरिथम की बात, अगले एज जो एल्गोरिथम है जैसे लप्लासियन है या कैनी एज डिटेक्टर है, इनकी जब बात करूँगा तो ये हमें थिन एज डिटेक्ट करके देंगे, यानी कि जिनकी विड्थ 1 पिक्सल की होगी एज कम्पेयर टू सोबल या प्रीवेट एज डिटेक्टर। तो अच्छी लोकलाइजेशन होना एक अच्छे एज डिटेक्टर की निशानी है। तो अभी देखेंगे हम ये वाला एज डिटेक्टर, इस हवाले से हमें फैसिलिटेट करेंगे कि वो जो एज डिटेक्ट करें ना वो ऐसे हों जैसे हमारे ग्राउंड ट्रूथ है। जैसे आप यहाँ देखें, ये जो है नॉइस की वजह से पूरा बस टू नॉइस है। अगर नॉइस आ जाए तो वो बिकॉज ऑफ नॉइस के समझ रहा होता है शायद यहाँ पे एज है, यहाँ पे एज है, यहाँ पे एज है। इस तरह से पूरा लोकलाइजेशन स्कैटर्ड हो गया एज ना, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और इसी तरह से देखें यहाँ पे क्या है, एज से कुछ ज्यादा ही एज डिटेक्ट कर ली, मतलब इस पिक्सल को भी एज कह रहा है, इस पिक्सल को भी एज कह रहा है, इस पिक्सल को एज कह रहा था। हालांकि हमारा फॉर इंस्टेंस ये वाला जो इस कॉलम के अंदर जो पड़े हैं ना ये एजेस, सो यहाँ पे एजेस ज्यादा एजेस से डिटेक्ट कर रही। तो ज्यादा एज डिटेक्ट करने का इसका क्या मतलब है, हाई रिकॉल, ठीक है। यानी कि आपने जरूरत से ज्यादा ही एजेस फाइंड कर ली। जैसे मैं इस वाली एग्जांपल को आपको यहाँ पे भी हाईलाइट करके दिखाता हूँ। जैसे ये वाली तस्वीर अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने दोनों चीजें दिखाई हैं। अगर आप बहुत थोड़े एज आपने ट्रू डिटेक्ट किए हैं लेकिन बहुत थोड़े हैं, जैसे भी मैंने एग्जांपल भी आपको दिखाई, इसका मतलब यहाँ प्रिसीजन ज्यादा है और रिकॉल कम है। और इसी तरह से ये दूसरा केस है जहाँ रिकॉल तो बहुत हाई है, ठीक है, कि सारे के सारे आप, लेकिन आपने लेकिन इस वाले केस के अंदर प्रिसीजन लो है, ठीक है, क्योंकि जो एज डिटेक्ट किए हैं ऐसे भी कर लिए हैं जो है ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों केसेस अच्छे नहीं है। तो आपने हमारी कोशिश है ऐसे एज डिटेक्ट करें जो हमारे ग्राउंड ट्रूथ के करीब है। अच्छा जी, इसी तरह से इस वाली तस्वीर के अंदर अगर आप देखें तो जस्ट एक चीज़ को हाईलाइट किया है। बेसिकली डिफरेंट एज डिटेक्टर को ना इस तस्वीर के अंदर आपको दिखाने की कोशिश की है। और इम्पॉर्टेंटली अगर आप, क्योंकि इन दो एज डिटेक्टर को हमने जिक्र कर लिया, अगर आप इनको देखें और इनके कॉरस्पॉन्डिंग इनकी कर्व्स को देखें आप, तो ये वाली कर्व्स जो है ना इन एज डिटेक्टर को शो कर रही है। ये आई थिंक सो के ये ग्रीन है, ग्रीन और पर्पल, ये दोनों, ये वाली और ये वाली, ये दोनों लाइनें बेसिकली क्या शो कर रही हैं। देखिए इस ग्राफ के अंदर है बेसिकली क्या, इस तरफ हम प्रिसीजन शो कर रहे हैं, इस तरफ रिकॉल कर रहे हैं डिफरेंट एल्गोरिथम की, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने जो दो पढ़े हैं, एक है प्रीवेट और दूसरा सोबल। यहाँ पे उसका ना एफ स्कोर आपको नजर है, F1 को FB स्कोर भी कहते हैं। वो क्या वैल्यू है 0.8 0.8। दोनों की परफॉर्मेंस किसी एक खास डाटा सेट के लिए एज डिटेक्शन के लिए एक जैसी है तकरीबन ना। ऑल दो एक पहले इंट्रोड्यूस हो गया, इवेंट हो गया, दूसरा बाद में इवेंट हो गया, ठीक है, लेकिन दोनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम ही है। अच्छा, इसको ना ऐसे भी देखें, जितना इसके अलावा और कुछ फैंसी एज डिटेक्टर भी हैं, जैसे कैनी एज डिटेक्टर है, इन दोनों से बेहतर है। 1986 के अंदर आ गया, उसकी परफॉर्मेंस इन दोनों से बहुत अच्छी है, यानी कि रिकॉल भी अच्छी ज़्यादा है और प्रिसीजन भी ज़्यादा है। या इसको, इस डायग्राम को ऐसे ही समझ सकते हैं, जिस एल्गोरिथम का एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा है इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। तो आप देखेंगे कि कैनी एज डिटेक्टर की मैं बात करूँ तो कैनी ये ब्लू सा है और ये वाला है, तो इसके अंदर एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा है, तो ये बेहतर परफॉर्मेंस है एज़ कम्पेयर टू प्रीवेट और सोबल, ठीक है जी। ये बात जस्ट यहाँ पे हाईलाइट की है। अच्छा, अब ज़रा हम लप्लासियन की बात करना चाहें तो लप्लासियन की ना मोटिवेशन के लिए मैं इस स्लाइड की बजाय मैं जो डॉक्टर हुसैन हैं टर्किश, मैं उनके कुछ कंटेंट्स को शेयर करना चाहूँगा। मुझे इनकी मोटिवेशन यहाँ मुनासिब लगी। देखें जी, मेन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बेसिकली प्रीवेट और सोबल दोनों ही जो थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थे। याद है इस वाली बात के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया कि डेरिवेटिव हमने मास बनाया, याद है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने,
तो जबकि ये जो ये जो लैप्लासियन डेरिवेटिव एज डिटेक्टर है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। डेरिवेटिव का फिर डेरिवेटिव लें आप तो देन इट्स बिकम लैप्लासियन। अच्छा, ये कैसे करके मैं अभी इसको थोड़ी इसकी फॉर्मुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जबकि ये कैनियस डिटेक्टर जो है ना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव बेस्ड एल्गोरिथम है, ये सोबल की तरह का काम करता है, लेकिन उसके सोबल के साथ समझ लें कुछ दो चीज़ें और हैं। वो दो चीज़ें और क्या हैं मैं अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले ना लैप्लासियन की बात कर लेते हैं। जैसे इस डायग्राम के अंदर ना आपको दिखाया हमने कि सोबल और प्रिवेट के ना कुछ उनकी ना ड्रॉबैक्स को हाईलाइट किया। देखिए ये मेरा एक इमेज है, इस इमेज को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें ना तो यहाँ इंटेंसिटी डार्क है और बड़ी ग्रेजुअली ना यहाँ पे इंटेंसिटी जो है ना डार्क से ना कम डार्क होना शुरू हो जाती है, यानी कि यहाँ लाइट ग्रे है, यहाँ डार्क ग्रे की तरह इमेज का पैच है, और दरम्यान में ये ट्रांजिशन बड़ी स्लो सी हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इस इमेज के ऊपर, ये इमेज है मेरा फॉर इंस्टेंस, इसके ऊपर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे ही, फॉर इंस्टेंस ये मैं एक रो लेता हूँ और इस रो के ऊपर जो भी इंटेंसिटी वैल्यू है उनको अगर मैं प्लॉट करूँ ना, ठीक है, जैसे यहाँ मेंशन भी किया है 1 रो इज प्लॉटेड बिलो, जस्ट इस रो को समझ लें, इस रो के ऊपर जो भी इंटेंसिटी वैल्यू है अगर मैं उनको प्लॉट करूँ, यानी कि इस इमेज का साइज जैसे अभी आपको नज़र आ रहा है, इस पैच की जो विड्थ है ना, इस पैच की जो विड्थ है वो 600 है अराउंड ना, मतलब यहाँ से शुरू हो जाए तो यहाँ तक अराउंड 600 के करीब इसके नंबर ऑफ पिक्सल्स है, और इसी तरह से वर्टिकली भी कुछ 300 होंगी या कुछ समथिंग होंगी, ठीक है। लेकिन हमारा कंसर्न अभी जस्ट विड्थ के दाव था, क्योंकि जस्ट मैं एक लाइन को, एक रो को जो है ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी वैल्यू जो है ना उन्हें शो करना चाह रहा। अब इस रो के ऊपर अगर मैं इंटेंसिटी वैल्यू को शो करूँ, ब्राइटनेस को शो करूँ ना, देखें जरा ऐसे आएंगे, ये डार्क है फॉर एग्जाम्पल, ये प्योर डार्क है तो इस वजह से ज़ीरो इंटेंसिटी है, ठीक है, यहाँ से 100 पे भी ज़ीरो ही है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे 300 पे जैसे हम पहुँचते हैं तो, या 200 पे होते हैं तो इंटेंसिटी वैल्यू जो है ना चेंज होना शुरू हो जाती है, यहाँ ज़ीरो से बढ़नी शुरू हो जाती है, यहाँ पे यहाँ करके इंटेंसिटी वैल्यू अराउंड 50 है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एंड सो ऑन, इस पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यू। और जैसे ही हम ये 600 लोकेशन पे पहुँचते हैं तो यहाँ इंटेंसिटी वैल्यू जो है वो अराउंड 120 है, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात, ये हमने कर दिया। अब हमने क्या किया है कि इस इमेज के ऊपर ना हमने सोबल एज डिटेक्टर अप्लाई की। सोबल एज डिटेक्टर याद है ना, सोबल एज डिटेक्टर के अंदर बेसिकली क्या था कि हम दो तरह के जो फिल्टर हैं वो अप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल एक को मैं कहता हूँ GX और दूसरे में कहता हूँ GY, ठीक है। उसकी इंटेंसिटी वैल्यू क्या थी, -1 0 और 1, ऐसे कुछ था, -2 0 2 और -1 0 और 1, ठीक है। और इसी तरह से हमारा दूसरा, ये हमें बेसिकली क्या, ये एज डिटेक्टर बेसिकली हमें ये वाला जो हॉरिजॉन्टल, ये हमें वर्टिकल एज डिटेक्ट करके देगा, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट जो है इसका -1 -2 और -1, ठीक है, 0 0 0 और -1 2 और 1, ये हमें बेसिकली हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्ट करेगा। अगला काम हमने क्या किया था कि यानी कि इसको मैं यूज़ करूँ और इमेज के पे कन्वॉल्व करूँ, ये मेरा इमेज आई था फॉर एग्जाम्पल, और अगर मैं इसको अगेन इमेज पे कन्वॉल्व करूँ तो ये मुझे इमेज देगा जिसका नाम हम रख देते हैं IX, इसका नाम रख देते हैं हम IY, ठीक है। और उसके बाद जी, हाँ जी, उसके बाद हम मैग्नीट्यूड ग्रेडियंट कंप्यूट कर रहे थे ना, ग्रेडियंट या मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते थे, तो वो कैसे करते थे, IX स्क्वायर प्लस IY स्क्वायर का अंडर रूट। और उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एंगल भी हम कंप्यूट करते थे ना, थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स IY ओवर IX। ये बेसिकली हमें एज की डायरेक्शन बताएगा, कि यानी कि एज की डायरेक्शन मतलब कि जिस डायरेक्शन के अंदर मैक्सिमम चेंज हो रही है, मतलब ये वाला केस है तो एज इस तरफ बनेगा, इस तरफ की डायरेक्शन आएगी कि इस तरफ मैक्सिमम चेंज, ठीक है।
अच्छा जी, ये बात हो गई। सोबल के साथ तो हमने ये काम किया। अब जरा देखें, ऐसा करने के बाद हमारे पास जो इमेज आया ना, यानी कि ये जो मैग्नीट्यूड आई, ये वाला, ये मैग्नीट्यूड इमेज ये वाला है, ठीक है। ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है, बड़ी ही तवज्जो से प्लीज़, ये हमें बता रहा है कि हाँ जी, यहाँ करके ना, मतलब फॉर इंस्टेंस हमने थ्रेश होल्डिंग भी, ये हमने ग्रेडियंट कंप्यूट कर ली, इस पर थ्रेश होल्डिंग अप्लाई की है, या चलें अगर नहीं भी की, हाँ नहीं की, उसके बगैर ही अगर हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये मैग्नीट्यूड है फॉर इंस्टेंस। अब हम क्या कर रहे हैं इसके बाद, जस्ट दोबारा से इस पे एक पिक्सल लेते हैं, एक रो लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और इस रो के ऊपर जो भी इंटेंसिटी वैल्यूज़ है ना, ग्रेडियंट्स की वैल्यू जो है, उन्हें हम प्लॉट करें। तो अगर मैं प्लॉट करूँ ना उन्हें, तो वो वैल्यू कुछ इस तरह से करके बने। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है? यानी कि यहाँ पे इंटेंसिटी वैल्यूज़, ग्रेडियंट्स वैल्यूज़ 0 है, जैसे हम आगे मूव करते जा रहे हैं, यहाँ बढ़ती जा रही हैं, यहाँ बढ़ती जा रही हैं, और अगेन दोबारा से नीचे आना चाहिए। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा इंटरेस्टिंग बात। अब देखें ना, इसके बाद हम थ्रेश होल्डिंग यकीनन हमने नहीं अप्लाई की थी, ये मैंने ऐसा जैसे ही किया। अब हम थ्रेश होल्डिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, सॉरी वो मैं उल्टी बात कर दी, पहले हमें थ्रेश होल्ड अप्लाई नहीं, ये हमारा जस्ट ग्रेडियंट है। अब ये ग्रेडियंट को मैंने ड्रॉ कर दिया, अब इसके ऊपर हमने क्या करना होता है, थ्रेश होल्डिंग जस्ट अप्लाई करनी है, जस्ट टू जनरेट अ बाइनरी इमेज जो एजेस शो करे और नॉट एजेस को शो करे। ठीक है, और फर्स्ट किया, मैं जो वैल्यू रखता हूँ थ्रेश होल्ड के लिए, मैं कहता हूँ मैं 2 वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने इसकी रेंज सारी देख ली और मैंने ना 2 को सिलेक्ट कर लिया फॉर इंस्टेंस। ठीक है, मैं कहता हूँ ये एजेस हैं, इसके अलावा एजेस नहीं है, यानी कि ये वाली जो रेंज है ना, यहाँ पे एजेस हैं और इसके अलावा जो है ना वो एजेस नहीं। ठीक है, बात समझ आ रही है? यानी क्या मतलब, ये एजेस वाला पार्ट आ गया जी, सारी एजेस है, और ये वाला एजेस, इससे बाहर चलेंगे तो एजेस नहीं। इसका क्या मतलब है, बड़ी तवज्जो से देखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपने जो नंबर ऑफ पिक्सल सेलेक्ट किए हैं ना, जिनको आप एजेस कह रहे हैं, वो बेसिकली इसके कोरस्पॉन्डिंग है। वो तो काफ़ी ज़्यादा पिक्सल हो गई, जबकि अच्छे एज की पहचान क्या है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्राइटेरिया डिफाइन किया है, जो सिंगल पिक्सल पे हो, लोकल हो, स्कैटर्ड ना हो। ठीक है, तो सोबल के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे स्मूथ इमेज है, उसका ग्रेडियंट कंप्यूट किया तो एज काफ़ी मोटा सा आपको नज़र आया, लेकिन अच्छा इमेज एज क्या है, जो 1 पिक्सल की जिसकी थिकनेस है। तो फिर हाँ जी, जैसे इस यहाँ पे इसी बात को हाईलाइट किया है, जैसे ये देखें, यहाँ थ्रेश होल्ड जो है हमने 2 फिक्स अगर की है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें ज़रा, इनकी बाकायदा मैंने कैलकुलेशन भी करके देखी थी, तकरीबन आ रही है इस थिकनेस के ऊपर ना, यानी कि ये जो जिसको हमने एज कह दिया कि 2 से जो बड़ी इंटेंसिटी हैं, ये हमारी एज से बिलोंग करती हैं, और 2 से नीचे जो है वो एजेस नहीं है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ पिक्सल इस रेंज के अंदर आ रही हैं, ये तकरीबन 180, जैसे उसने यहाँ मेंशन भी किया है कि ये वाली जो पिक्सल्स है ना, ये वाली जो नंबर ऑफ, ये 186 बन रही, जबकि हम चाह रहे थे कि एक पिक्सल उसकी थिकनेस हो। तो फिर इसका सोल्यूशन कि कैसे इस वाली प्रॉब्लम को हम ओवरकम करें, अच्छा लोकल जो इमेज है वो हम कैसे एज डिटेक्ट करें। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है जी, आप जनाब बजाय के सोबल एज डिटेक्टर यूज़ करें, फर्स्ट डेरिवेटिव के एज डिटेक्टर यूज़ करें, वुड बी नाइस कि आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को यूज़ करें। और लप्लासियन इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एस्टिमेट करता है इन ऑर्डर टू फाइंड द एजेस। अच्छा जी, इसकी फॉर्मुलेशन यहाँ पे दिखाई है, मैकेनिक्स अभी मैं थोड़ी देर तक आपको दिखाता हूँ ये फॉर्मुलेशन कैसे आई। देखें, जस्ट फॉर्मुलेशन क्या है कि आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एट द सेम टाइम यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एट द सेम टाइम आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है इन वर्टिकल डायरेक्शन, और इन दोनों को सम कर देना। और सम करेंगे ना, तो वो बेसिकली क्या होगा, वो आपका ग्रेडियंट होगा। यानी कि वहाँ सोबल के अंदर तो हम क्या कर रहे थे,
आई एक्स का स्क्वायर आई वाई का स्क्वायर और स्क्वायर रूट है, यहाँ ऐसा नहीं है। इसके अंदर बेसिकली आपने क्या करना है, दोनों ग्रेडियंट्स को सम कर देना, दैट्स इट। ये आपका बेसिकली ग्रेडियंट है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये अब कैलकुलेट हम कंप्यूट कैसे करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ना आपको मैं इसका फिल्टर दिखाता हूँ, और ये फिल्टर कैसे आया मैं फिर आपको वो बताता हूँ। देखें, यहाँ बेसिकली ये वाला फिल्टर आपने अप्लाई करना है। सोबल के लिए हमने, इंटरेस्टिंग बात, सोबल के लिए हमने दो डिफरेंट जो ऑपरेटर थे वो यूज़ किए थे। लैप्लासियन के लिए सहूलत है और ये एफिशिएंट है कि जस्ट आपने एक फिल्टर यूज़ करना, जस्ट इसको यूज़ करें ना, क्योंकि ये जो फॉर्मुलेशन अभी मैंने दिखाई है उसको यूज़ करके हमने एक फिल्टर बना लिया कि आई एक्स मतलब सेकंड डेरिवेटिव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड सेकंड डेरिवेटिव इन वर्टिकल डायरेक्शन, उन दोनों को यूज़ करके ये फॉर्मुलेशन, ये कैसे बना है ये मैं बताता हूँ आपको। यानी कि जस्ट आपने इस वाले केस के अंदर, लैप्लासियन फिल्टर के केस के अंदर, आपने इस वाले फिल्टर को यूज़ करना है। ये एक फिल्टर होगा जिसको कन्वॉल्व करना है आपने इनपुट इमेज पे, और ऐसा करने से आप क्या कर लेंगे, एजेस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी दो फार्मूलेशन है, फर्दर इसकी दो फार्मूलेशन है। पहली फार्मूलेशन क्या है, ऐसे करने से आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एज दोनों तरह का फाइंड करेंगे। ऐसा करने से आप इस वाली फार्मूलेशन को यूज़ करके ना सिर्फ आप हॉरिजॉन्टली, ना सिर्फ वर्टिकली, बल्कि डायगोनल जो एजेस हैं वो भी आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूलेशन, अब ये फार्मूलेशन कैसे आई है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखें जी, इंटरेस्टिंग बात, एक दफ़ा, जस्ट एक दफ़ा एक इनपुट इमेज में एक दफ़ा अप्लाई करना। मैं अभी ये फॉर्मुलेशन कैसे आई मैं अभी आपको बताता हूँ, ये सेकंड ऑर्डर कैसे बना। चलें जी, अब जरा देखिएगा। हाँ जी, ये बात समझ आ गई ना कि लैप्लासियन फिल्टर कैसे आएगा, कि दोनों डायरेक्शन के अंदर आपने जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है इन वर्टिकल डायरेक्शन, जो पहले फाइंड करते, जैसे पहले आपने किया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे आपने देखें, हमने मास एक यूज कर लिया था बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड करते हुए या फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड करते हुए या सेंट्रल डिफरेंस, बिल्कुल उसी जो फिल्टर के ना वो चेंज करना बेसिकली, उसी पे हमने दो डेरिवेटिव फाइंड करना, तो वो हमारा बेसिकली सेकंड, जो कैसे होगा मैं भी आपको बताने लगा। लेकिन ये फॉर्मुलेशन आपके जेहन में रहे कि इस फॉर्मुलेशन के अंदर क्या है कि हम दोनों ही डेरिवेटिव जो है ना इकट्ठा कर लेते हैं बाय summation of the second order derivative in horizontal direction and the summation plus second order derivative in vertical direction, इन दोनों की समेशन। अब ये हमारे पास ग्रेडियंट्स आ जाएंगे जो बेसिकली हमें एज डिटेक्ट करके देंगे, ठीक है। और वो थिन एज जो होंगे वो कैसे होंगे, अब मैं उसको, अब ये फॉर्मेशन कैसे आई जो भी थोड़ी देर पहले मैं मैट्रिक्स आपको दिखाई है, अब उसको बताने लगा। बड़ी ही तवज्जो से प्लीज आपने देखें जी, ये बता सकते हैं क्या है, -1 शाबाश, बैकवर्ड डिफरेंस। बेसिकली ये आप fx लोकेशन पे हैं, fx -1, ये बेसिकली आपको जस्ट 1D फिल्टर मैंने दिखाया है इसके अंदर, इसको आपने अप्लाई किया था 1D सिग्नल के ऊपर, तो ऐसा करने से आपने डेरिवेटिव फाइंड कर दी। याद आ रही बात, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब मैं इसी कर्नल का लास्ट टाइम भी थोड़ी सी बात कर ली है, अगर कर्नल के साथ ही हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लें और उसके बाद इमेज पे परफॉर्म करें तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो यही काम, वही ट्रिक यहाँ पे भी हम अप्लाई करने लगे, क्योंकि इसी तरह से इस कर्नल का, इसी कर्नल के साथ मैं अगर डेरिवेटिव ले लूँ ना, ये इनका दोनों का मैं कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म कर दूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1 -2 और 1, ये 1D। यानी कि ऐसा करने से हम किस तरह का एज फाइंड करेंगे, वर्टिकल एज फाइंड करेंगे। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब आप हैरान होंगे ये वैल्यू कैसे आई है। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। देखें जरा इसको कैसे ड्राइव किया है। देखें, डायमेंशन क्या रखनी है, आउटपुट क्या चाहिए हमें, आउटपुट इंपॉर्टेंट है। आउटपुट कितनी साइज की चाहिए, 1/3 की। अब ये मेरा फिल्टर क्या है, 1/2 का, ये भी 1/2 का। अब किसी तरह से मैं ये चाहूं कि इस पे मैं यही अप्लाई करूं ऑपरेशन और आउटपुट मेरी 1/3 की आ जाए, क्या हो सकता है बता सकते हैं आप? वेरी सिंपल। देखिए, अगर मैं जस्ट एक 0 ही ऐड कर लूं इसके साथ, इस साइड पे या इस साइड पे, और फिर पैडिंग लगा दूं, तो आउटपुट फिर क्या आ गई मेरे पास, यानी इसके साथ भी एक 0 ऐड कर दूं, इसके साथ भी एक 0, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा।
और जस्ट एक और पैडिंग लगा दूं जिस पे मैंने कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो अगेन मेरे पास इस साइज का आ गया। ये मैं बात क्या कह रहा हूँ, ये बात है, वो बात ये है, ये देखिएगा, ये काम मैंने किया। बेसिकली क्या किया है, ये था ना हमारा इनपुट बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड करने वाला फील्ड कर्नल हमारे पास, इसके साथ मैंने 0 एक अपेंड कर दिया, कोई फर्क तो नहीं है, ठीक है, जस्ट इसे ऑड बनाया। अब मैंने ये बनाने के बाद देखें जरा, अब ये मेरे पास दोनों फिल्टर वही हैं, जस्ट मैंने दोनों के साथ जो अभी आपको दिखा रहा था ना -1 और 1, और मैंने फिर क्या दिखाया आपको -1 और 1। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों के साथ क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, इसके साथ भी और इसके साथ भी। एक काम तो ये मैंने किया। अब मैं कहता हूँ जो मैं देखें ऐसा करूँगा ना, मैं अगर मैं चाहता हूँ इसकी जो आउटपुट है साइज मेंटेन है। देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरा इनपुट इमेज है और ये मेरा कर्नल है, और हम चाहें जो इनपुट है वो साइज उसका मेंटेन है, क्योंकि हमने ये देखा है कन्वोल्यूशन ऑपरेशन हमेशा इमेज के साइज को, इनपुट इमेज साइज को श्रिंक करता है। तो हम चाहे इन ऑर्डर टू मेंटेन अ साइज हम क्या कर दें, पैडिंग यूज कर देते थे, ठीक है। तो अब हम जस्ट इसके साथ एक पैडिंग जस्ट ऐड कर दी, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब ये ऐड करने के बाद अब आप इसमें कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करें। अब जस्ट मैंने इसके सेंटर को, ये 1 है, ये -1 है और ये मेरा 0 है, इस पे रखा। अब इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट, क्या मतलब, ये 0 आ गया, ये -1 आ गया और ये 1, तो आउटपुट क्या आ गई जी, आउटपुट क्या आ गई, -1, ऐसे ही -1 ही, श्योर, ये मैंने ठीक लिखा, सारा कुछ इसके मुताबिक लिखा, -0 -1 0 0, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा करने से मेरे पास आउटपुट क्या आ गई, -1। अच्छा, इसके बाद फिर मैं इसे एक पोजीशन आगे मूव करता हूँ, मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, क्या मतलब मेरा 1 यहाँ आएगा, -1 यहाँ पे और 0 यहाँ पे जी। अब आउटपुट क्या आई जी, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, दूसरा आउटपुट क्या आ गया मेरे पास 2, सही है। अच्छा, इसी तरह से अब मैं इसको एक पोजीशन और आगे मूव करता हूं, तो आउटपुट मेरी क्या आ गई, -1। यही हम चाह रहे थे। अब देखें आउटपुट यहां पे क्या आ रही है, यहां पे क्या लिखा है, -1, भले आप उल्ट कर लें, ठीक है। मैंने इस तरफ पैडिंग लगाई, मैंने बेसिकली अगर मैं इसके साथ यहाँ माइनस कर देता, यानी कि ये मेरा माइनस इस तरफ आ जाता, तो देन मगर इसे मैं ये माइनस इस तरफ और ये 1 इस तरफ, और फिर मैं कन्वॉल्व करता, तो मेरे पास रिजल्ट आता 1 -2 और 1। ये आपने प्लीज़ इसको करके मेक श्योर करना है, ये बज़बानी बता रहा हूँ आपको ना, इसको मेक श्योर करना, यानी कि ये भी ठीक है, इट्स फाइन, स्टिल आपको ये डिफरेंस बताएगा, और ये भी आपको डिफरेंस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ही बताएगा, ठीक है। अच्छा जी, आप जरा देखिएगा, ऐसा करने से अब मेरे पास ये कर्नल आ गया, ये 1D है, इसे मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, 2D बनाना चाह रहा हूँ। मेरी इमेजेस जो है बेसिकली 2D है, तो मैं इसे क्या बनाना चाह रहा हूँ, 2D। तो सिंपल इसके साथ मैं पैडिंग कर देता हूँ, किसको, 0 0 को। कैसे करके आप जरा देखिएगा, जस्ट जैसे आपको नजर आ रहा है, मैंने क्या किया, ये पैडिंग। अब मेरे पास ये क्या है, बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। और इसी तरह से ये डेरिवेटिव क्या है, इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, वो ही फॉर्मुलेशन जो ऊपर आपको ए निशान, ए इक्वेशन बना के मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली फॉर्मुलेशन। बेसिकली आपके पास सेकंड डेरिवेटिव इन एक्स है, सेकंड डेरिवेटिव इन वाई है, इन दोनों को ऐड कर दें। जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखें जरा, आपके पास क्या कर्नल आ गया, आपके पास ये वाला कर्नल आ गया, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसी तरह से आप देखें जरा कि अगर आप चाहते हैं कि डायगोनल एजेस भी मैं फाइंड करूं, तो वेरी सिंपल आप ये डायगोनली कॉरस्पॉन्डिंग भी आप सेकंड डेरिवेटिव को कंसीडर कर लें, इस डायगोनल के कॉरस्पॉन्डिंग और इस डायगोनल कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि अभी जो हमने 1D फिल्टर सेकंड डेरिवेटिव वाला फाइंड किया है, उसको आप इस डायरेक्शन के अंदर भी ऐड कर लें, इस डायरेक्शन के अंदर भी कंसीडर कर लें,
और इन सारी मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर लें, आपके पास ये वाली मैट्रिक्स आ जाए। यानी कि यहाँ पे आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एज मिलेंगे, यहाँ पे आपको ना सिर्फ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एट द सेम टाइम डायगोनल जो एजेस हैं वो भी फाइंड कर लें। और मजे की बात, इसके साथ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी भी देख लें, इन इसकी वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो सम इसका क्या आएगा, सम क्या आएगा, 0। इसकी सारी एलिमेंट्स के कोएफिशिएंट की वैल्यू वैसे जस्ट लाइक अ वेट्स, इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ओवरऑल 0। ठीक है, अच्छा जी, अब ज़रा हम यही बातें यहाँ पे लिखी हैं, बात दोबारा से यहाँ पे लिखी हैं दोबारा से। अब ज़रा इंटरेस्टिंग बात, दोबारा उसी तस्वीर पे आ जाए जहाँ से बात शुरू की थी। हाँ जी, ये इनपुट इमेज है, ठीक है। इसकी एक रो को हमने कंसिडर किया और उस रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेरिवेटिव, यानी कि इसका बेसिकली डेरिवेटिव तो नहीं शो किया, ये इमेज है, इसका डेरिवेटिव लिया और उस डेरिवेटिव के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्लॉट था उसे हमने शो किया। सही है, यानी ग्रेडियंट्स की वैल्यू, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी जो इंटेंसिटी वैल्यू है बाय यूजिंग द सोबल फिल्टर। ठीक है, सोबल फिल्टर की जो डेफिनेशन पहले हमने उसके ग्रेडियंट्स की बात कर ली। अच्छा, आप जरा इंटरेस्टिंग बात रहा देखिएगा। अब हमने क्या किया है, इसी इमेज के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया लप्लासियन। ठीक है, लप्लासियन को जैसे हमने अप्लाई किया ना तो उसका रिजल्ट इंटरेस्टिंग है, जरा देखिए तो क्या आया है। सेकंड डेरिवेटिव इंडिकेट एच लोकेशन विच इज 1 पिक्सल थिक। अब मैं इसको प्लॉट करूँ ना, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी को मैं अगर प्लॉट करूँ तो ये क्या है, इस अगेन एक रो मैं कंसिडर करता हूँ, उसमें बड़ी इंटेंसिटी वैल्यू में ड्रॉ करूँ तो ये देखें, ये कुछ ऐसे बनेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब मैं अगर इसके ना, मैं अभी इसकी ना एक जस्टिफिकेशन भी देता हूँ इसकी, अभी मैं आपको एक ना हम डेमो छोटी सी बना भी लेते हैं। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है बताने वाली, कि जहाँ पे भी जीरो क्रॉसिंग होगी ना, लफ्ज़ लिखा है या क्या, जीरो क्रॉसिंग, यानी कि जहाँ से भी नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि जहाँ दो इंटेंसिटी की आपस में जो सिग्नल्स, जो इंटेंसिटी का सिंबल है ना, जैसे ही वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा ना, वहाँ हमारी जीरो क्रॉसिंग, मतलब क्या, वहाँ एजेस है। जैसे आप ये देखें, यहाँ पे पॉजिटिव इंटेंसिटी, इसके साथ ही नेगेटिव इंटेंसिटी थी, 2 पिक्सल के दरमियान पॉजिटिव नेगेटिव इंटेंसिटी, एक पिक्सल पे पॉजिटिव इंटेंसिटी, दूसरे पे नेगेटिव है, और फर्स्ट किया मैं नेगेटिव को थ्रेशोल्ड के तौर पे लेता हूं तो वो मेरा एज है। ठीक है, तो जहां पे भी जीरो क्रॉसिंग आपको नजर आएगी, तो जीरो क्रॉसिंग की 4 केसेस हैं बेसिकली, कि दो, पहले पॉजिटिव इंटेंसिटी उसके बाद नेगेटिव आ गई, इसका मतलब है यहां एज है, पहले नेगेटिव थी फिर पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब यहां पे भी एज है, और अगर पॉजिटिव थी इंटेंसिटी फिर जीरो आ गया फिर नेगेटिव इंटेंसिटी, इसका मतलब है यहां पे भी एज है। अगर पहले पॉजिटिव थी फिर जीरो आया फिर नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे भी है। ठीक है, ये चार्ज, इसको अभी मजीद हाईलाइट करते हैं। अच्छा, मैं ना इसको जस्ट छोटा सी इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए एक छोटी सी टॉय एग्जांपल का जिक्र कर लेते हैं, जस्ट ना, ताकि हम इस वाली बात को इसी के ऊपर आप लोग, मैं यहाँ इस क्लास के अंदर तो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं, बल्कि इसकी जो बिल्कुल बेसिक फॉर्म थी उसको डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर हम बाद में इसको हम होमवर्क के तौर पे आपने इसको सोबल पे भी, सोबल फिल्टर के साथ भी से इस पे अप्लाई करके जरा देखना है इंटेंसिटी वैल्यू क्या आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ना, जैसे यहाँ ये इंटेंसिटी, मैं इंटेंसिटी एक 1D सिग्नल, मतलब इसकी एक रो की इंटेंसिटी वैल्यू उठा के, फॉर एग्जांपल अपने तौर पे मैंने ये वैल्यू लिखी है, फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज हैं 20 और 0। ठीक है, और मैं कहता हूँ आप इसके ऊपर ना पैडिंग खुद लगा दी एक, ताकि साइज मेंटेन रहे। इस पे आपने ये वाला फिल्टर अप्लाई कर, जो बेसिकली हमें वर्टिकल एज फाइंड करते हैं। ठीक है, ये वाला फिल्टर, जी शाबाश, क्या वैल्यूज आएंगी, यानी कि इसको कन्वॉल्व करना है इस पूरे 1D सिग्नल के ऊपर। जी शाबाश, क्या आंसर आया जी, यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, -20, श्योर। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट
नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, इसको एक पोजीशन आगे मूव करें, ठीक है, क्या मतलब जी, -2 1 जी, क्या वैल्यू आ गई, फिर देख लें जी, जीरो आएगी, श्योर, चलेंगे नेक्स्ट जी, नेक्स्ट एक पोजीशन और आगे मूव करें, माइनस जी, ये एक और पोजीशन आगे मूव करें, सारी वैल्यू बता देते हैं, -2 जी, +10 और जी, 0 आएगा, आगे जी, तुक्के नहीं लगाने, सही बताने हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी जी, +10 जी, नेक्स्ट मेक श्योर कर लेना प्लीज इसको जी, जी, माइनस यार यहाँ पे ये वैल्यू रखें 1 -2 और 1, हाँ जी, ये -40 -10 और -10 आ गया, और यहाँ पे दोबारा आगे मूव कर लें यार, -2 1 1, हाँ जी, -20, ठीक है। अब देखें जहाँ पे सिग्नल्स चेंज हो रहे हैं ना, मतलब अब मेरा एज यहाँ पे है, मेरा एज यहाँ पे, जहाँ पे भी साइन चेंज हो रहा है एज, और ज़ाहिर भी हमें नजर भी ऐसी आ रही है, एकदम से इंटेंसिटी चेंज हो रही है, एकदम से इंटेंसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे देखें these are edges, single pixel edges, these are zero crossing basically, इनको एजेस भी कहते हैं, ठीक है, ये एज, ठीक है जी। अच्छा अगेन अब इसको ना, इस पे आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करना और फिर देखना है कि इसको कंपेयर करना है कि कौन बेहतर हमें एज फाइंड करके दे रहा है, ठीक है, इसको प्लीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब ज़रा हम इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, इसके बारे में मज़ीद बातें कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ना कुछ इम्पोर्टेंट बात देखें, अगर इमेज के ऊपर नॉइस है तो ये बात हमने थोड़ी देर लेक्चर पहले ही की थी कि देन अगर उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो बड़ी जगहों पे फ्लक्चुएशन आएगी। डेरिवेटिव लेने मतलब क्या है, एकदम से जहाँ चेंज है वो हमें आइडेंटिफाई करके दे। अगर पहले से बहुत ज़्यादा चेंजेस, मतलब इंटेंस जो नॉइस की वजह से इंटेंसिटी जो है इंटरप्ट हुई है, तो इसका मतलब हर जगह भी आपको चेंज नज़र आएगी। तो उस पर अब आपने पहला डेरिवेटिव नहीं दूसरा डेरिवेटिव अप्लाई करना है। इसका क्या मतलब होगा, मजीद ज़्यादा फ्लक्चुएशन वहाँ पे नज़र आएगी। इसका मतलब क्या है, लप्लासियन जो ऑपरेटर है ये ज़्यादा सेंसिटिव है किसके, नॉइस के। तो फिर सोल्यूशन क्या करना है आपने, हमेशा पहले आपने नॉइस को रिमूव करना है। क्या मतलब, कौन सा कर्नल यूज़ करें नॉइस रिमूव करने के लिए, बॉक्स फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हमने उसके साथ एक और फिल्टर देखा, यानी बजाय कि आप मीन या बॉक्स फिल्टर को यूज़ करें, वुड बी नाइस कि आप वेटेड एवरेज वाला फिल्टर यूज़ करें, गॉसियन फिल्टर यूज़ करें। तो अप्लाई करने का भी तरीकाकार आपको बताया था, बजाय कि आप पहले पूरे इमेज पे इनपुट इमेज को कन्वॉल्व करें गॉसियन फिल्टर के साथ, और उसके बाद फिर आप कोई एज डिटेक्टर यूज़ करें, तो ये ज़्यादा कंप्यूटेशनल ज़्यादा कॉस्ट लेगा कंपेयर टू कि आप दोनों फिल्टर को आपस में कन्वॉल्व कर लें। गॉसियन को आप लप्लासियन दोनों को आपस में कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन इनका परफॉर्म करते, तो ये हमारे पास फिल्टर बनेगा जिसका नाम क्या है, लप्लासियन ऑफ गॉसियन, ठीक है। इन दोनों को आपस में कन्वॉल्व कर लें। तो अब इसको अप्लाई करें किसके ऊपर, इमेज के ऊपर। देन ऐसा करने से आप जस्ट वन गो के अंदर ही आप अपने इनपुट इमेज के ऊपर जो है वो बड़े थिन एज जो है वो फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बेसिकली कही है।
अच्छा, जस्ट ये उसी बात को जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने हाईलाइट की है कि नेबरहुड के अंदर आपने जस्ट देखना है कि डिफरेंट साइन हैं, तो देन इसका मतलब है यहाँ पे जीरो क्रॉसिंग है, यहाँ पे एजिस हैं। जैसे ये P1 के नाम से एक पिक्सल है, आप ये देखना चाह रहे हैं यहाँ पे एजिस हैं कि नहीं। आप देखें इनके नेबरहुड के अंदर क्या है। अगर यहाँ पे मतलब सेंटर पिक्सल जीरो है और इसके नेबरहुड के अंदर डिफरेंट साइंस हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे एज है। और अगर फॉर एग्जाम्पल सेंटर वो जीरो नहीं है, लेकिन उसके दोनों जो साइन है नेबरहुड के अंदर किसी तरह भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, एज है, ठीक है, इस जगह पे एज है। और अगर यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, इसका मतलब स्टिल यहाँ पे एज है, ठीक है। अच्छा, ये सारी केसेस वो जो पहले आपको मैं बता दिए, जीरो क्रॉसिंग है, एजिस के, वो यहाँ पे शो कर दी है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो मैं शायद नहीं बता सका यहाँ अभी तक, एक यहाँ पे मेंशन है वो भी, कि ये जो एज डिटेक्टर है ना, ये आपको ग्रेडियंट कंप्यूट करके नहीं देता, ये सॉरी, ये जो है ना आपको एंगल जो है वो फाइंड करके नहीं देता, ठीक है। सेंसिटिव है, एज फाइंड करके नहीं देता, लेकिन फ़ायदा इसका क्या है, आपको थिन एज फाइंड करके देता। अच्छा जी, अब ज़रा अगली बात कि ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा जी, ये रिजल्ट्स भी कुछ आपको दिखा दिए हैं। ये इनपुट है, इमेज है, तो ये जी उसके आउटपुट है, रिजल्ट्स हैं। अच्छा जी, अब अगला एज डिटेक्टर, वेरी सिंपल, इसी की एक्सटेंशन, इसकी नहीं, बेसिकली जो आपने पहले पढ़ा है सोबल और प्रिवेट, ये उसी की बुनियाद पे पहले स्टेप्स सारे के सारे सेम, कि इमेज को हमने स्मूथ करना है, उसके ऊपर आपने सोबल या प्रिवेट को यूज़ कर लें इन ऑर्डर टू फाइंड द ग्रेडियंट्स। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, इन ऑर्डर टू फाइंड द डेरिवेटिव। उसके बाद आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, और उसके बाद आपने ग्रेडियंट्स ओरिएंटेशन फाइंड करनी, ठीक है। मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन आपने फाइंड कर ली, एंगल फाइंड कर ली। उसके बाद फिर आपने ये दो नए स्टेप, इंतहाई आसान दो नए स्टेप हैं जो आपने अप्लाई करने हैं। ऐसा करने से आप अगेन इस काबिल होंगे कि थिन एज जो है वो आइडेंटिफाई कर पाए। यानी कि ये वाला जो तरीकाकार है ना, ये जो नॉन मैक्सिमम सप्रेशन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। ये बड़ी जगहों पे आपको अप्लाई होती नजर आएगी इन कंप्यूटर विजन। जैसे आज इंशाल्लाह मैं आपको कैनियर डिटेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, थोड़े लेक्चर बाद ही आपको मैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा कि ऐसे योलो के अंदर इस वाली टेक्निक को यूज़ करके जो है हम ट्रू जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई कर रहे हो। अच्छा जी, यहाँ पे इसको यूज़ करके हम, यानी कि अब यहाँ पे नॉन मैक्सिमम सप्रेशन पे बेसिकली क्या करेगा, हमारे एजेस को थिन करेगा। वो कैसे करेगा अभी आपको बताता हूँ। और इसी तरह से ये जो दो थ्रेशोल्डिंग, अप्लाई थ्रेशोल्डिंग हिस्टेरेसिस जिसे हमने कहा है, इसका मतलब दो डबल थ्रेशोल्डिंग आपने अप्लाई करना है। देखिए अभी तक जितनी थ्रेशोल्डिंग अप्लाई की है ना, मतलब आपने ग्रेडियंट आपने कंप्यूट कर दिया, उसके बाद आप चाहते हैं कि बाइनरी इमेज जनरेट हो जाए, कि इस थ्रेशोल्ड से बड़ी वैल्यू ग्रेडियंट्स की हैं तो वो 1 हो जाए, इससे छोटी हैं तो 0 हो जाए, ताकि हमें सिर्फ एजेस नजर आए या बैकग्राउंड नजर आए। तो आपने एक थ्रेशोल्ड यूज़ की, तो सम टाइम ऐसा हो सकता था कि हम कुछ एजेस मिस कर दें, सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि हम एक्स्ट्रा एजेस को इंक्लूड कर लें। तो इन दोनों कंडीशन को हैंडल करने के लिए ना आप दो तरह की थ्रेशोल्डिंग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसे डबल थ्रेशोल्डिंग भी कहते हैं। कैसे करके अब जरा मैं आपको ये बताने, अब ये पूरा एल्गोरिथम कैसे चलेगा आप जरा ये देख लेते हैं। देखिए जी, वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे एग्जाम्पल ही आपको दिखा दूँ। ये मेरा इनपुट इमेज है, देखें ये मेरा इनपुट इमेज है, उसका मैं एक छोटा पैच आपको दिखा रहा हूँ, जिस पे अप्लाई हमने क्या करना है, सोबल फिल्टर को अप्लाई करना, ठीक है। आप समझिए ये इमेज का ना सेंट्रल कोई पैच है, छोटा सा ही रीजन है, जिसपे मैं इन दोनों कर्नल को अगर मैं अप्लाई करता हूँ, यानी कन्वॉल्व करता हूँ, यानी कि ये मेरा इमेज है, इसके साथ मैं इसे कन्वॉल्व करता हूँ फिल्टर के साथ। और जैसे मैं कह रहा था आई एक्स आता है, या यहाँ हमने जी एक्स कह दिया, इस तरह से मेरे पास आई पाई आ रही, ठीक है। अब देखिए जरा वैल्यू क्या आएंगी, इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं जस्ट इस पिक्सल पे नहीं, इस पोजीशन पे नई वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूं, तो वो क्या आएगी जी, अगर आप इसको कन्वॉल्व करेंगे ना इस इमेज के साथ, तो आप देखेंगे इनपुट क्या, और इस पोजीशन की वैल्यू क्या आएगी 6, और अगेन इसी पोजीशन पे जो आपके पास y ग्रेडियंट आएगा वो क्या आएगा -6। जस्ट कर्नल को यहाँ रखा, यानी कि इसको रख के यहाँ पे अप्लाई करें ना आप, तो ये वैल्यू आपको क्या नजर आएगी 6। इसको यहाँ पे अप्लाई करें तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी -6।
ठीक है जी, करके दिखाने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मेरे पास आई एक्स और आई वाई दो इंटेंसिटी वैल्यू आ गई। अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ जी, स्क्वायर इनकी लिया और स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। ये बेसिकली मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गई, ग्रेडियंट्स की मैग्नीट्यूड आ गई। उसके बाद मुझे क्या फाइंड करने हैं, ओरिएंटेशन। वो मैं कैसे फाइंड करता हूँ, tan इनवर्स माइनस आई जी वाई ओवर जी एक्स। तो ये मेरे पास क्या आ गया, जिसका क्या मतलब है, इसका मतलब है देखें जरा, इस तरफ ये बेसिकली बता रहा है कि आपका एज जैसे इस तरफ मैक्सिमम चेंज है, ये बेसिकली ये बता रहा है किस डायरेक्शन के अंदर चेंज हो रही है मैक्सिमम। तो एज के परपेंडिकुलर जो है वही मैक्सिमम चेंज है, ऐसे है ना, बिकॉज ऑफ दैट ये एज है। ठीक है, अच्छा इसी बात को जरा हम ये पहले तीन तकरीबन स्टेप हो गए हैं, सही है, जो अभी मैंने आपको शो किए हैं ये वो हो गए। आज अगले स्टेप जी, नॉन मैक्सिमम सप्रेशन। देखिए जी ये एज है, ठीक है, ये उस पिक्सल पे किसी एक पिक्सल पे क्या थी, ओरिएंटेशन। अब देखें, अब हम एज को कैसे, ये इतना मोटा एज है, इसको कैसे हम पतला एज बनाने लगे। ठीक है, तो वो आइडिया क्या है, नॉन मैक्सिमम सप्रेशन। वेरी सिंपल आइडिया। देखिए मैं किसी पिक्सल पे हूं ना, ये इस वाली पिक्सल, अब आपने इस डायरेक्शन के अंदर ना जो नेबरहुड पिक्सल है उन्हें देखना है, उसके अंदर इस डायरेक्शन के अंदर डायगोनल, जस्ट लाइक अ डायगोनल ना। ठीक है, इसका मतलब है इससे नेक्स्ट पिक्सल, फॉर एग्जांपल ये मेरी एक पिक्सल थी, इससे नेक्स्ट पिक्सल मेरी ये है, और इससे प्रीवियस मेरी पिक्सल ये है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट इसकी इंटेंसिटी वैल्यू कंपेयर करना है इसके साथ और इसके साथ। अगर इसकी इंटेंसिटी वैल्यू यानी ग्रेडियंट की जो वैल्यू है वो बड़ी है इससे, ठीक है, और इससे, इन दोनों से बड़ी है, इन दोनों से बड़ी होना जरूरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, इस इंटेंसिटी को, जब ग्रेडियंट की मैग्नीट्यूड एट दिस पोजीशन, उसे मैं कंपेयर कर रहा हूं इसके साथ और इसके साथ। अगर इन दोनों से बड़ी है, इसका क्या मतलब है, यहां यकीनन ये पिक्सल बिलोंग करती है एज से। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल ये देखें जरा केस ऐसा होता, इसकी इंटेंसिटी वैल्यू छोटी होती, यानी ग्रेडियंट्स की वैल्यू इसकी छोटी होती और इसकी बड़ी होती, तो फिर क्या करना था, हमने इसको सप्रेस कर देना, इसको जीरो कर देना। ठीक है, यही काम यहां पे लिखा है, ये इफ एल्स स्टेटमेंट ये लिखी है। ये क्या लिखा है जी, इफ अगर ये जो मेरी करंट पिक्सल है अपने नेबरहुड से बड़ी है तो इसके वो वैल्यू रहने दें, अदरवाइज इसके अंदर जीरो रख दें। ये जो जीरो रखना, दिस इज कॉल्ड अ नॉन मैक्सिमम सप्रेशन, कि जो बड़ी नहीं है उन्हें सप्रेस कर दे, उन्हें जीरो कर दे। यही किया हमने, ये बात समझ आई है। तो ये देखें, ये हमें ओरिएंटेशन बेसिकली इस तरह से हेल्प कर रही है इन कैनी एज डिटेक्टर, कि कैसे हम एज को थिन करते हैं। ये थिनिंग की टेक्निक बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ नॉन मैक्सिमम सप्रेशन और बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ ओरिएंटेशन हम एज को थिन कर रहे हैं। अच्छा जी, अब जरा ये बात हो गई। अच्छा, आप जरा ना यहाँ पे बताया है आपको कि जस्ट क्वांटाइज कर लें। बेसिकली आप इसके बारे में बड़ी सारी डिटेल बड़ी सारी किताबों पे आती है, लेकिन जो सिंपलेस्ट थी वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है कि किसी भी एंगल को ना इन चार एंगल पे क्वांटाइज कर लें। मतलब वैल्यू आई है 10, उसको क्या समझें आप, 0। वैल्यू आई है फॉर एग्जाम्पल 50, उसे समझें क्या, 55 एंड सो ऑन। इन चार एंगल को यूज करेंगे ना आप, तो किसी भी एंगल के ऊपर आप नेबरहुड को यूज करके ना आप किसी भी पिक्सल की जो है ना ये चीज़ चेक कर सकते हैं वो एज है कि नहीं। किसी भी पिक्सल की मैग्नीट्यूड को देख के, ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड को देख के आप ये डिसाइड कर सकते हैं वो पिक्सल जो है वो एज है कि नहीं। ठीक है, अच्छा जी, ये बात यहाँ पे मेंशन की है। इसी बात को यहाँ पे शो किया जो मैं आपको ज़बानी बता चुका हूँ। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, या भी आप पिक्टोरिकली जो दिखाया आपको इस एग्जांपल में भी आपको वही दिखाया। फॉर एग्जांपल आपका एंगल जो है वो आपने 90 डिग्री फाइंड कर लिया। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर और नीचे वाली पिक्सल के साथ इसकी ग्रेडियंट जो मैग्नीट्यूड है उन्हें कंपेयर करें। अगर ये इससे बड़ी है तो इसे होल्ड करें, अदरवाइज इसको जीरो कर दें।
बस ये बात, ठीक है जी। अच्छा जी, अगला आइडिया है, ये देखें जरा, नॉन मैक्सिमा अप्लाई करने के बाद आपको लगेगा कि ये आप जो हमारे एज हैं ये किस तरह से थिन हुए, ठीक है। अच्छा जी, आप जरा देखिए इसके बाद अगला आइडिया क्या था जी, कि डबल थ्रेशोल्डिंग अप्लाई कर। दिस इज वेरी वेरी सिंपल आइडिया। इसका मैं आपको पहले एल्गोरिथम, पहले ऐसे आपको ना ये पिक्टोरियल एक चीज़ दिखा दूँ। ये देखें हम चाह क्या रहे हैं बेसिकली ना, दो थ्रेशोल्ड फिक्स किए हैं हमने ये रखा है कि अगर मेरी इंटेंसिटी वैल्यू बड़ी है तो यकीनन वो एक एज है, और अगर इंटेंसिटी वैल्यू मेरी छोटी है तो वो एज, छोटी से कम है तो वो एज नहीं। बस ये साइड यहाँ पे डिसाइड करना, यानी कि पहले थ्रेशोल्डिंग अप्लाई करते हैं, कोई एक ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड की वैल्यू रख के, अगर उससे छोटी है तो एज नहीं है, उससे बड़ी है तो एज है। तो यहाँ बेसिकली हमने दो रेंजेस फिक्स कर ली कि इससे देखें जरा, इससे बड़ी है यकीनन वो एज है, अगर इस लो और जरा देखिएगा, इससे बड़ी है तो एज है, इससे छोटी है तो एज नहीं है, और अगर लो और हाई के दरमियान ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड हैं, इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, तो वो एज हो सकती हैं, लेकिन किस सूरत में एज हो सकती हैं, अगर वो अपने नेबरहुड के अंदर, कोई भी पिक्सल अपने नेबरहुड के अंदर ओरिएंटेशन यूज नहीं करनी। आपने मतलब मैं 3x3 नेबरहुड की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है एक पिक्सल के 8 हमसाए जो हैं आपने उनके साथ देखना है, उनमें से अगर कोई एक पिक्सल भी जो है ना वो बिलोंग करती है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग एज है। क्या मतलब, वो किसी तरह से उसका रिलेशनशिप है इस वाले रीजन के साथ, ठीक है, वो नेबरहुड के अंदर, इस पिक्सल के नेबरहुड के अंदर आती है, तो देन हम उस पिक्सल को कहेंगे दिस इज अ एज, अदरवाइज नॉट एज। जैसे ये एग्जांपल है, जरा देखिएगा, यानी कि ये सारे एज इसलिए हुए कि ये कनेक्टेड है किसी ना, इसके अंदर किसी पिक्सल पे भी आप बैठ जाए ना, वो कनेक्टेड है किसी ना किसी तरह से इस स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ। मतलब यहां मैं कहूं फॉर एग्जांपल ये वाली पिक्सल है, ये एज है कि नहीं, ये स्ट्रॉन्ग मतलब एज है कि नहीं, तो आपने क्या करना है, इसका नेबरहुड देखना है। क्या मतलब, मैं इसके 8 हमसायों को देखूंगा, अगर इसमें किसी एक हमसाए की जो वैल्यू है ना, इंटेंसिटी वैल्यू, ये हाई थ्रेशोल्ड के बराबर है या उससे बड़ी है, इसका क्या मतलब है, दिस पिक्सल इज आल्सो एन एज। जैसे इस वाले केस के अंदर देखें जरा, और यही मैं बार बार अप्लाई करता हूं, रिकर्सिवली बेसिकली हम इस एल्गोरिथम को यूज करें, बार बार यूज करें हर पिक्सल के लिए। अब देखें जरा, अब मैं फॉर इंस्टेंस यहां पे हूं, मैं कहता हूं ये मेरी पिक्सल है, तो मुझे क्या करना है, इसके नेबरहुड को देखना है। क्या मतलब, मैं इसके 8 के 8 जो नेबरहुड है उनको देखूंगा, मैं देखूंगा कि इसके हमसाया, हाँ जी, जो इंटेंसिटी वैल्यू है वो तो छोटी है, वो तो हाई से बहुत छोटी है, और दूसरी बात वो हाई है ही नहीं, इसका मतलब ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी वैल्यू है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, ठीक है, और कनेक्टेड, इसका कोई हमसाया भी कनेक्टेड नहीं है किसके साथ, देखे ना, यहां इंटेंसिटी वैल्यू कम तो थी लेकिन कनेक्टेड थी, उन्हें हमने एज कह दिया हुआ था। ये मैं बात क्या कह रहा हूं, शायद अभी आपको थोड़ी सी एम्बिगुअस लगे, मैं इसको क्लियर करने लगा, बड़ी तवज्जो से देखिएगा। मैं आपको एक, ये मिस अदीला की हैं स्लाइड्स, वहां से मैं आपको दिखाता हूं, उन्होंने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया है। जैसे देखें जी, दो थ्रेशोल्ड हम फिक्स करते हैं, जैसे रखा है हमने यहां पे, दो थ्रेशोल्ड TH और TY, लूप थ्रू ईच पिक्सल इन द ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड इमेज आफ्टर अप्लाइंग नॉन मैक्सिमम सप्रेशन अप्लाई, जिस पे आपने कर दिया, उसके बाद आपने ये प्रोसेस करना है। If the gradient at a pixel is above high magnitude, it is declared as strong edge. For example, उसकी वैल्यू हम रख दिए 255। अच्छा, अब जरा देखिएगा, इफ ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब ये लो वैल्यू है, मतलब मैं कहता हूं बिलो जो है, इस थ्रेशोल्ड से वैल्यू अगर बिलो है, उसको हम डिक्लेयर इट एज अ नॉन एज। कैसे उसे डिक्लेयर करेंगे ना, उसकी जगह पे क्या रख रहे हैं आप, 0, ठीक है। इस बात का भी मजीद समझ आया। अच्छा, अबव TH और बिलो T, सॉरी, अबव T लो
एंड बिलो टी हाई डिक्लेयर इट एज अ वीक पिक्सल, यानी कि वो दरमियान वाले ओरिजिन आता वो हमारा वीक एजेस है। अब वो उन्हें एज को कंसिडर करना है कि नहीं, वो हमने नेबरहुड को देखना, वो कैसे करके ये अभी आपको बताने लगे। मैं रिजल्ट नहीं दिखाता आपको, पहले वो तरीकाकार अपनाने लगे जी। जैसे यहां देखें लिखा है, लूप थ्रू द पिक्सल इन द ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड इमेज, इफ द पिक्सल इज वीक चेक ऑल इट्स नेबरहुड, इफ एनी ऑफ 8 नेबरहुड इज स्ट्रॉन्ग देन मेक इट अ स्ट्रॉन्ग एज। ठीक है, ये भाई ये बात जो पिछली स्लाइड पे की, ये देखें सारी एक्सप्लेनेशन इस स्लाइड के अंदर आ गई। देखें ये मेरा फॉर एग्जांपल 3x3 का रीजन है और मैं इस वाली पिक्सल को देखना चाह रहा हूं, ये बेसिकली वीक एज है। अब इसे हमने बनाना है या तो स्ट्रॉन्ग एज या इसे हमने इग्नोर कर, ठीक है। इसके नेबरहुड के अंदर आप देखेंगे आप पिक्सल, हाँ जी, इसके नेबरहुड के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग एज है, यानी कि जहां स्ट्रॉन्ग एज से मुराद क्या, इस 255 वैल्यू है कहीं जी, है 255 मीन प्योर वाइट, हाँ जी प्योर वाइट नजर आ रहा है आपको, नहीं, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एज था उसे हमने स्टार्ट में जैसे पहली स्लाइड के अंदर मैंने देखा उसे हमने 255 कह दिया था, और जो हमारा जिस पिक्सल को हमने सप्रेस कर दिया था, यानी कि जिसकी इंटेंसिटी लो थ्रेशोल्ड से कम थी, उसको हमने 0 कर दिया, यानी कि ये वाली 0 वाली आ गई और ये वाली 0 वाली इंटेंसिटी आ गई जिसे हमने सप्रेस किया हुआ है, और ये सारी इंटेंसिटी वैल्यू ऐसी हैं जो वीक एजेस हैं। अब हम इसके बारे में डिसाइड करने लगे हैं ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा जी, आप जरा देखें इसके नेबरहुड के अंदर देखें आप, कोई है स्ट्रॉन्ग एज, कोई 255 वैल्यू है नहीं, इसका क्या मतलब है, इसको क्या बना दे, इसको भी ब्लैक कर, सॉरी ये ब्लैक नहीं हुई, ये तो ब्लू हो गई, ठीक है। तो ये भी इसे पुट 0 ओवर है, ये भी ब्लैक। लेकिन अब अगला केस देखें, यहां पे क्या है, इस नेबरहुड के अंदर हाँ वीक है, ये वीक एज है, 2 थ्रेशोल्ड के दरमियान वाला पिक्सल है ये। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये इसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे ना देखें, ठीक है, इस पिक्सल को स्ट्रॉन्ग कंसिडर करेंगे ना, इसके नेबरहुड के अंदर देखें, इनमें अगर कोई एक भी इसका नेबरहुड स्ट्रॉन्ग है, मेक इट अ स्ट्रॉन्ग, जैसे इसको 1 कर दिया 255 का, वेरी सिंपल आइडिया, ठीक है जी। बस असाइनमेंट के अंदर आपने इसे इंप्लीमेंट करना है, अल्लाह खैर करे तो, और असाइनमेंट थोड़ी सी बाकी जितने भी हमने एल्गोरिथम पढ़े हैं सारे के सारी इंप्लीमेंटेशन है, और छोटा सा एक होमवर्क भी है आपके लिए, प्लीज़ आपने उसे ज़रूर करना है, वो आपको हेल्प आउट करेगा। मैं ना थोड़ी रिजल्ट भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी दिखाए जा सकते हैं ये, ठीक है। ये देखें ज़रा, कैनियट वेक्टर को हम लीना की इमेज पे अप्लाई किया तो उसने कैसे हमें थिन एजेस फाइंड करके दिए, और उसी इमेज को जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लप्लासियन फिल्टर को यूज़ करके हमने आपको दिखाया, आप जरा देखें कैनियट वेक्टर के साथ आपको कैसे थिन एज नज़र आ रहा है। अच्छा जी, होमवर्क ये है, ये पर आपके पास एक, ये होमवर्क बेसिकली असाइनमेंट नहीं है, आपने अपने लिए करना है। ये आपके पास एक इमेज था, एक लाइन के ऊपर, इस एक लाइन के ऊपर जस्ट इंटेंसिटी प्रोफाइल जो है ना वो शो किया है। अब आपका होमवर्क ये है जस्ट कि आपने ना इसके ऊपर, मैं मेंशन ही कर दी है, बल्कि आपने इस वाले टेबल को समझ लें, फिल करना है आपने, जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव बाय यूजिंग दिस, ये इंटेंसिटी वैल्यू है, ये फिल्टर है, इसको यूज़ करें, इसे फिल करें, दोबारा से इसी इंटेंसिटी वैल्यू पे ये वाला फिल्टर, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अप्लाई करें और डेंसिटी देखें, और उसके बाद आपने क्या करना है, ऑब्जर्वेशन आपने देनी है थिन एज के कॉन्टेक्स्ट में और थिक एज के साथ, ठीक है। इस सोबल को अप्लाई किया हमने, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अप्लाई किया और सेकंड को किया, क्या फ़र्क है मैंने नजर, ठीक है। तो बस ये आपने एक्सप्लेन करके दें। चलें जी, बस दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमने कुछ चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि अगली क्लास के अंदर पाइटार्च का ट्यूटोरियल की बात करूं, या फिर
जो एक आधा टॉपिक है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, उसको हम डिस्कस करें। उसके बाद इंशाल्लाह कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क की बात है।